जी अस्सलाम वालेकुम। होपफुली एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। आज का वीलॉग दोबारा से मैं पावर सेक्टर के हवाले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीलॉग ऑलरेडी भी मैंने एक पावर सेक्टर के ऊपर रिकॉर्ड किया है, जिसमें मैंने हब पावर और लाल बिल के हवाले से आपको बताया था कि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट इनकी फ़ाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। तो उसमें मैंने आपको जैसे अर्ज़ किया था कि जो लाल पीर है, इसकी अगर ये सेटलमेंट होती है तो 17 रुपये के करीब जो है वो इसकी वैल्यू बनेगी, और इसी तरह से हब पावर की 100 रुपये के करीब जो है ये कंपनी जो है वो स्टेबल हो जाएगी। अब जब ये मामला स्टार्ट हुआ तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जी हब पावर का शेयर जो है वो दफ़ा हो जाएगा, 50 रुपये पे 60 रुपये पे दोबारा चला जाएगा और कंपनी का बिज़नेस मॉडल ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन थी। तो ऐसे हालात में आपके पास अगर रियल डाटा ना हो, आपके पास रियल इन्फॉर्मेशन ना हो और आपको फाइनेंशियल्स की कंपनी के जो है वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप एक बहुत गलत तरीके से जो है वो फंस भी सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से और मुख्तलिफ दूसरे अदर सोर्सेज से जो रियल फिगर है जिसके ऊपर इनकी सेटलमेंट हो गई है वो आ चुकी हुई हैं, तो अब वो पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर है। और उसके मुताबिक अगर देखते हैं तो जो लाल पीर है उसकी जो मैंने उस वक्त आपको नेट रिसीवेबल्स की जो फिगर कोड की थी वो बनती थी जी 17 रुपये, और आज जो रियल फिगर है वो 16.5 रुपये पे इनकी सेटलमेंट हो रही है। इसी तरह से मैं अगर हब पावर की बात करूं तो हब पावर की जो सेटलमेंट है वो तकरीबन मैंने उस वक्त जो आप लोगों को व्लॉग में बताई थी वो -4 बनती थी इसके नेट रिसीवेबल की, जबकि जो अभी फिगर्स हमें कोट हो रही हैं तो उसमें 3.6 रुपये की जो है वो माइनस में बनती है। तो तकरीबन मोर और लेस ये भी उसके करीब करीब है। अब इसमें जी हब पावर ने तो राइट अवे सरेंडर किया और निगोशिएशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा जी हम इसको जो है वो कैंसिल कर देते हैं, जबकि लाल पीर ने 14 नवंबर को एक EOGM जो है वो कॉल की हुई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो शेयर होल्डर्स है उससे अप्रूवल लेने के बाद इस चीज़ को एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। देखिए जी, जो पावर सेक्टर में बुनियादी चार्म था वो यही था कि ये लोग कैपेसिटी पेमेंट पे एक रेंट सीकिंग के ऊपर लगे हुए थे, यानी ये कोई काम करें ना करें इनको एक फिक्स्ड जो है वो पेमेंट साल की मिल जाती थी। बस इन्होंने अपना जो है वो कैपेसिटी को गवर्नमेंट के लिए जो है वो एनी टाइम अवेलेबल रखना होता था। जो राउंड 1 में निगोशिएशन हुई है उसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि इन्होंने जो अर्ली टर्मिनेशन की है वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की है जो कि अगले 2 से 3 सालों में एक्सपायर होने वाले थे। अब इसका राउंड 2 स्टार्ट होना है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। अब जी राउंड 2 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये टेक और पे बेसिस से उठ के टेक एंड पे बेसिस के ऊपर चले जाने हैं। तो इस सारे मामले को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको इस नेचर का पता होना चाहिए कि टेक और पे बेसिस क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और टेक एंड पे बेसिस क्या कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेक और पे बेसिस से टेक एंड पे बेसिस के ऊपर जाते हैं तो इनकी जो सब्सटेंशियल अर्निंग की पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस टेक और पे बेसिस की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये टेक और पे बेसिस है क्या। टेक और पे बेसिस का सिंपली मतलब ये है कि अगर आपका प्लांट बंद भी रहे पूरे साल और सिर्फ आप 1 से 2 महीने जो है वो उसको ऑपरेशन रखें, तो आपको पूरे साल की पेमेंट होगी। यानी आपको उस पीरियड की भी पेमेंट होगी जिस पीरियड में आपने कोई बिजली नहीं बनाई। पावर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो चार्म है इन्वेस्टमेंट का वो इसी फैक्टर के ऊपर बेस करता है। तो आगे जाके अगर ये टेक और पे बेसिस वाला कॉन्ट्रैक्ट टेक एंड पे बेसिस के ऊपर चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि पावर प्लांट्स को सिर्फ उस पीरियड की पेमेंट मिलेगी जिसमें उन्होंने बिजली को बनाया और गवर्नमेंट ने उसको परचेज़ किया। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डाउन साइड होगी इन सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स के लिए। अभी चूंकि इस सारे जो प्रोसेस जो राउंड 2 चल रहा है इसकी मोडालिटीज़ अभी सामने नहीं आई कि किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये सारा मामला तय पाएगा, तो इसके ऊपर बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन इसके जो पोटेंशियल आउटकम्स हो सकते हैं हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह से हो जाते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें हमने 1-2 चीज़ें जो है वो देखनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इन प्लांट्स में जो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी ये जो अपनी बिजली मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस बिजली बनाने की लागत या कॉस्ट कितनी आती है, और दूसरा ये साल में कितने महीने जो है वो बिजली बनाते हैं। इसी के साथ साथ हमें नेट रिसीवेबल की फ़िगर भी देखनी होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कंपनीज जो हैं वो अपनी लिक्विडिटी पोजीशन में कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो टेक एंड पे बेसिस के ऊपर भी आ जाते हैं, तो कंपनी के अंदर जो है वो नेट लिक्विडिटी कितनी बनती है। अब इस सारे मामले में जो बेहतर प्लांट्स हैं जिनकी लाइफ 10 साल से ज़्यादा अभी मौजूद है, तो उन प्लांट्स को मैं बारी बारी सबको डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं EPQL की। अच्छा जी, इसमें EPQL को सबसे ज़्यादा जो है वो इम्यूनिटी हासिल है, क्योंकि ये गैस से जो है वो बिजली बना रहे हैं और इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वो इतने ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे अगर ये टेक और पे बेसिस से टेक एंड पे बेसिस पे चले जाते हैं। दूसरा जो प्लांट है जो इससे थोड़ा सा कम एफिशिएंट है, वो जी सैफ पावर का है, जो RLNG से बिजली बनाता है। ये कदरे उससे महंगी बिजली की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन फिर भी ये इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पे फॉल करता है। जो प्लांट नंबर 3 है और 4 है, उसमें निशात चूनिया और निशात चूनिया पावर आते हैं। ये दोनों प्लांट्स जो है वो फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते हैं और इनका जो लोड फैक्टर है साल में वो तकरीबन 2 से ढाई महीने का बनता है, यानी ये प्लांट्स जो है वो तकरीबन 10 महीने में आइडल पड़े रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी नेगेटिव बात ये है कि अगर एक प्लांट 10 महीने आइडल पड़ा रहे और 2 महीने बिजली बनाए, तो उसकी भी बिजली की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा हो, बनाने की जो कॉस्ट है, तो ऐसे में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 70 to 80% इरोड हो जाएगी। यानी जो अभी ये अर्निंग बना रहे हैं टेक और पे बेसिस के कॉन्ट्रैक्ट्स पे, वो एकदम से 80% जो है वो उसकी अर्निंग उड़ जाएगी और इनकी जो पे आउट कैपेसिटी है, यानी ये जो डिविडेंड्स वगैरह देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट होएगी। इसी तरह से जो हब पावर के 2 प्लांट्स हैं वो भी टेक और पे बेसिस से टेक एंड पे बेसिस पे जा सकते हैं। इसमें जो पहला प्लांट है वो लारेब है। अच्छा, लारेब के ऊपर जो इफेक्ट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हाइडल एनर्जी से बिजली बना रही हैं और उसके ऊपर कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। इसका जो दूसरा प्लांट है जो नारोवाल वाला है, वो भी फर्नेस ऑयल से बिजली बनाता है, तो उसका अगर टेक और पे बेसिस से टेक एंड पे बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो हब पावर की जो अर्निंग्स है उसके ऊपर तकरीबन 4 रुपये पर शेयर का जो है वो अफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर मैं आपको इन सारी कंपनीज़ के जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स आगे शिफ्ट होने हैं, इनके अगर रिसीवेबल की पोजीशन बताऊं, तो EPQL के 10 रुपये नेट रिसीवेबल बनते हैं, सैफ पावर के 0 हैं, इसी तरह से निशात पावर और निशात चुनिया पावर के जो है वो 40 रुपए के करीब के जो है वो नेट रिसीवेबल बनते हैं। तो अब मैं अगर इस सारी डिस्कशन को समराइज़ करूं, तो मुझे ये समझ आती है कि सबसे पहले जो है वो EPQL, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स शिफ्ट भी हो जाते हैं टेक एंड पे बेसिस पे, तो EPQL को इम्यूनिटी हासिल है, वो इस डील से इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। उसके बाद सैफ पावर आता है, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट जो है वो वेरिएबल इतनी ज़्यादा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की, और इसमें सबसे ज़्यादा जो हर्ट होंगे वो निशात चूनिया पावर और निशात पावर होंगे। और हब पावर का जो प्लांट है वो एक ही प्लांट जो है नारोवाल वाला, उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा और वो भी 4 रुपये की अर्निंग जो है वो उसकी भी इरोड हो सकती है साल की। लेकिन अब हब पावर की सिर्फ अर्निंग नारोवाल से नहीं आ रही, इसकी लारेब से भी आ रही है, इसके अलावा जो CPEC प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से भी आ रही है, इसके अलावा इनके जो है वो थर नोवा थर एनर्जी वहाँ से भी आ रही है, और BYD और सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी लाइन अप ऑलरेडी हुए हैं। तो मतलब हब पावर ने ऑलरेडी जो भी इम्पैक्ट लेना था इस चीज़ का, इस डील का, वो ऑलरेडी हब पावर अपने प्राइस में इनकॉर्पोरेट कर चुका है। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि इधर उधर की बात सुनने की बजाय, अगर आपको चीज़ों की समझ नहीं आती तो आप उसको अंडरस्टैंड करने की अपने अंदर एक जो है वो एबिलिटी बनाएं, और चीज़ों को थोड़ा बहुत एनालाइज करके उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले लें, ना कि सुनी सुनाई बात के ऊपर जो है वो अमल करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।